Good evening, everyone. Welcome back. Today, we are going to talk about Nifty indices, specifically FMCG sector. Now, what's the reason? Because FMCG sector ही ऐसा है जो ट्रम्प ट्रेड वॉर और टैरिफ के दौरान एक रेजिलियंस रिफ्लेक्ट कर रहा है. जब हम निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं, देयर आर वेरियस कंपनीज एंड लेट्स ट्राई टू डिकोड what's going around in the FMCG indices basically among the two major companies. So a quick recap of how the FMCG indices looks like and what are the composition part. Food and packaging around 12.94% stake रखता है. Diversified FMCG जहां पर ITC और HUL around 32 to 18% का स्टेक रख रहा है. वहीं टी एंड कॉफी डबल ऑयल पर्सन केयर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज है. ना आज की चर्चा का विषय है दो कंपनियां, दैट इज नेस्ले इंडिया एंड ब्रिटानिया. अगर हमें चॉइस दी जाए कि चलो आपके पास में एक स्पेसिफिक अमाउंट है और आपको एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, एज अ इन्वेस्टर हमारा क्या रिएक्शन या एक्शन होता है? Definitely, you get into sound, fundamental, technical. As a mindful investor, I assume that as being my students. At the same point of time, we also look into कौन सी कंपनी बेस्ट है. ओके, लेट्स ट्राई टू डिस्कवर दैट, राइट? तो उस दौड़ के चलते कई बार हम छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस कर देते हैं या किसी भी कंपनी या कंपनीज को क्रिटिकली इवेल्युएट करने से रह जाते हैं. सो आज की हमारी कोशिश होगी थोड़ा सा ज्यादा डीप डाइव करने की और समझने की क्या इस एंगल से भी कंपनीज को इवेल्युएट किया जा सकता है, साथ ही इन कंपनीज के टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, साथ ही सेक्टर क्या बोलता है. लेट्स ट्राई टू डिस्कवर दिस कंप्लीटली इन दिस वीडियो. सो do smash the like button and also subscribe the channel Pro Capitalist if you had not done the same, and do share this with your friends and family. So let's get started with getting an understanding about Nestle and Britannia first. So let's compare these two companies on the basis of market capitalization, market value of these companies as on date. So market cap of Nestle India is 2,26,000 crores. Comparing the same with Britannia, it is 128,618. So almost I can say around 60% Nestle is bigger or something like that, right? Then let's try to compare the current price of one single stock. If you want to invest in Nestle as on now, you have to pay 2,300. And as against Britannia, you have to pay 5,300. So there is a difference, like Britannia is on the upper side, 3,000 more. But having said that, when we look to the certain critical ratios, we find that return on capital employed Nestle का 169% है. मतलब 100 रुपए अगर आप बिजनेस में लगा रहे हैं तो वो बन के 169 बन के रिटर्न निकलता है नेस्ले में. वहीं अगर हम ब्रिटानिया की बात करें तो इट्स 49% मान लेते हैं. Now, as compared to this, return on equity is on the 135% and Britannia का return on equity है 57%. With this, did you observe that there is a huge gap between these ratios of these two companies? And स्टोरी इंटरेस्टिंग वहां हो जाती है जब हम P2P कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं नेस्ले और ब्रिटानिया का अगर मार्केट प्राइस देखा जाए एक स्टॉक का तो उसमें हमें डिफरेंस दिखता है. वहीं अगर इन दोनों कंपनी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर किया जाए तो नेस्ले का पी ऑन द हायर साइड है, इवन दो इतने करेक्शंस हो गए हैं मार्केट में. बट ब्रिटानिया का पी ऑन द लोअर साइड है, दैट इज जहां इंडस्ट्री का पी 65 है, वहीं ब्रिटानिया 59 पर सेटल है आज की तारीख में. इसी के चलते काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि क्या आगे के पर्सपेक्टिव्स बनते हैं इस एफएमसीजी सेक्टर के अंदर. फ्रेंड्स, दिस complete analysis is for the sake of strengthening your financial skills,
strengthening your fundamental and technical skills. So don't assume or make assumptions or think that this is a recommendation from my side कि चलो FMCG sector में आप Nestle पिकअप कर लो या Britannia पिक. No, I'm just trying to present a thought which says that अगर आपको दो बेहतर स्टॉक्स दे दिया और कहें कि चलिए इनमें से पिकअप कीजिए, तो आप हमेशा बेस्ट के पीछे भागते हो, राइट? नाउ आई एम हियर टू एक्चुअली चैलेंज दैट माइंडसेट कि क्या हमेशा जो दिखता है वही होता है, या देयर इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डिकोड बाय रीडिंग द नंबर्स. सो लेट्स ट्राई टू डिकोड द कंप्लीट स्टोरी अराउंड. सो अब चलते हैं हम नेस्ले की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मार्च 2024 तक के नंबर्स हमें अभी तक अवेलेबल हैं एंड टिल डेट के नंबर्स भी अवेलेबल है. नाउ व्हेन वी कंपेयर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नो डाउट it is increasing year on year basis, but slightly we can see that there are some corrections which you can see in the operating profit because the sales number are not happy as compared to March 2024, right? As compared to March 2024 till date March 2025, the sales number are not good. Okay, with this the net profit is almost struggling to break its previous benchmark, but yeah, that's the truth. And with this, the company is paying hefty dividend to the shareholders. Apart from that, stock prices, no such great growth in last 1 year. It's almost negative. And last 3 years, it's just 8%. Profit, though, signifies a good growth. Now, let's try to compare the same with the profit and loss of Britannia. And here we go. Operating profit, almost not decent as compared to the Nestle one, but I can say that March 2024 के comparison में आज उसी लेवल पे है. नेस्ले में जहाँ डिक्रीज हुआ है वो डिक्रीज यहाँ देखने में नहीं मिला है. विद दिस द नेट प्रॉफिट इज अगेन ऑन द सेम साइड. लास्ट ईयर का जो बेंचमार्क था उसी को इस साल शायद से कहीं ना कहीं मेंटेन किया है. मार्च 2023 से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां तो हायर साइड पे थे ये. विद दिस द कंपनी इज हैविंग excellent dividend payout. The same with Nestle is maintaining the same. Apart from that, when I say EPS of Nestle, it's completely 31, 40, 34. When I look into the Britannia's EPS is again 96, 88 and 89. I again want you to revisit this page that yes, Nestle is having a higher P, right? And with this, when I talk about Nestle's EPS, it's on the lower side as compared to Britannia Industries. All right, let's get into the next, that is the balance sheet part. And in balance sheet, we can see very clearly that the reserves of both the companies seems to be okay around at par. So 35, 39 and 3186. Comparing the same with Nestle, 32 and 38. Right? So around to reach, right? So Britannia is trying and pushing hard to get into the reserves numbers of Nestle, right? Decent competition. When we talk about borrowings, both the company have, okay, now here you can see the catch. Nestle seems to be having very low amount of borrowings, but when I talk about Britannia, the leverage you can see here in terms of Britannia as a company. Now, with this, you can see that there is a pressure of leverage on the equity part in Britannia and not in Nestle. Going to the next important aspect, which I personally find here is with regard to the fixed assets number. The fixed assets number, अगर आप देखें 2600, 2700 और 2950. 3000, 3000, 3000, मतलब उतने ही लगभग फिक्स एसेट्स को यूज करके नेस्ले के और ब्रिटानिया के रिटर्न्स में, एसेट यूटिलाइजेशन में एक हम गैप देख सकते हैं. कहीं ना कहीं ब्रिटानिया के ऊपर लीवरेज भारी है और इसी कारण वो प्रॉफिट को स्पाइक करने में स्ट्रगल कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग है
चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। एंड हियर वी गो विथ रिगार्ड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीनों एलिमेंट्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम देखें, सॉरी, तीनों अगर हम कैश फ्लो के कंपोनेंट्स देखें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों की पॉजिटिव लगभग, ओके, नेस्ले की थोड़ी ज्यादा बेहतर है। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तब हमें यहाँ पर नेस्ले के अंदर इन्वेस्टमेंट दिखता है प्लांट मैनर में। हर साल एक कैश आउटफ्लो हम देख पा रहे हैं। एज कंपेयर टू ब्रिटानिया, आई थिंक ओनली वंस इन अ वाइल या 2 साल में एक बार एक इन्वेस्टमेंट हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं क्या रीजन है। एंड हियर वी गो। इन्वेस्टमेंट्स बीइंग परचेस्ड and fixed assets purchased. Just check the number, wherein they are, you know, having wide fluctuation in terms of investment purchased as compared to fixed assets purchased. In case of Nestle, you can see here that Nestle is focused towards investing in its own business proactively. That is, there is a huge good number of fixed assets purchased for Nestle. और किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसकी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, उसकी प्रोडक्शन में इफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए, ऐसी प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेसेस, कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस में अच्छी क्वालिटी और क्वांटम के फिक्स एसेट्स होना बहुत ही क्रूशियल है। आप डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों कंपनियां कैश रिच हैं और इसी के चलते दोनों कंपनियां अच्छा खासा डिविडेंड अपने स्टॉक होल्डर्स को देती हैं, which we can see here by way of financing activities. With this, let's look into the promoters holding 62% in Nestle, and when we talk about Britannia, promoters holding around 50%. So is on the higher side in Nestle. FII-DI 16-17%, अराउंड 33% का स्टेक यहाँ पकड़ के रखा, और FII-DI में नेस्ले के अंदर केवल 20% का स्टेक है। तो एक ये भी रीजन है कि ज्यादा कुछ नेस्ले का FII-DI नहीं शेकअप कर सकते, बिकॉज प्रमोटर्स की होल्डिंग उनके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये हुई कंप्लीट एनालिसिस नेस्ले और ब्रिटानिया की। और अब हम चलते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली सेक्टर में क्या चल रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट नेस्ले FMCG, सॉरी, निफ्टी FMCG। सो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर पिक्चर काफी क्लियर है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर वी कैन सी वेरी क्लियरली कि प्राइस में कुछ करेक्शंस होते हुए प्राइस आ रही है फ्रॉम न्यू लेवल्स, राइट। एंड ये डिमांड जोन जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे था उसमें लास्ट क्वार्टर में ही एंट्री मिल चुकी है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफी अपसेट रहा पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। अभी तो नेस्ले को, सॉरी, निफ्टी FMCG को यहाँ पर एक सेक्टर सपोर्ट मिल चुका है और यहीं से सेक्टर से प्राइस चल रही है। चलते हैं इसके बाद में हम समझते हैं कि नेस्ले में क्या चल रहा है। एंड हियर वी गो। सो नेस्ले में नेस्ले में हम देखेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से क्वार्टरली टाइम फ्रेम से सेलिंग आई थी और इसे क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने रोक लिया। और यहाँ थमने के बाद में एक फ्लक्चुएशन लास्ट 2 क्वार्टर से इस स्टॉक की प्राइसेस में हम देख सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इस पिक्चर को हम देखें, डीप डाइव करें, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलते हुए यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आइडेंटिफाई हुआ है और उसी के अंदर आते ही प्राइस चल रही है इसी डिमांड जोन से। अब अगर इतनी भारी सेलिंग के बाद में मंथली या क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में डिमांड जोन में प्राइसेस आएंगी तो इन्हें समझने के लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। विद दिस, वीकली पर अगर हम स्टॉक का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड डाउन हो चुका है लगभग। सो ट्रेंड डाउन हो चुका है बिकॉज एक सप्लाई जोन, नियर बाय 2 सप्लाई जोन, और उसके बाद में भी कंसोलिडेशन चालू है, राइट। सो एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज डाउन इन नेस्ले, बट सेक्टर का सपोर्ट है। एंड लेट्स कंपेयर द नेक्स्ट वन विच इज ब्रिटानिया, which says very clearly that on quarterly time frame there is a huge selling and the
Price are yet to reach its quarterly demand zone. With this, when I check the monthly टाइम फ्रेम पर अच्छा खासा करेक्शन हुआ है एंड प्राइस अभी अपने मंथली सपोर्ट से चल रही है, अपसाइड मूव कर रही है. When we check at the weekly time frame पर we can see that there is an uptrend. Simple moving average is now green. There is a uptrend and लगभग करंट वीक की कैंडल ने इस सप्लाई जोन को खत्म करने की कोशिश तो की है पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है. सो लेट्स सी व्हाट मे हैपन इन दिस स्टॉक. बट हाँ, प्राइस काफी अच्छे करेक्शन के साथ में ऊपर जा रही है एंड वी कैन सी दैट there are certain demand zones, sorry, supply zone, which can hold this stock as of now. So this is how these two stocks looks like, Britannia and Nestle. Now, I would like to know what's your thought when you have gone through this analysis of fundamentals and also you know that कि support sector का किसके साथ में चल रहा है और प्राइस कहाँ से कहाँ चल रही है. So I would like to know your thought on what would be your price action on the basis of these particular price action done by Britannia and Nestle in the stock market. Will you just create a circumstances? Will you try to take a new position or will you wait and watch or will you just wait for some bigger correction in the market? Whatever is your thought, do share in the comment box. Looking forward for your comment and understanding which you got it from this complete video. See you soon in the next video. Bye bye.